लाल किला जो भारत की शान व शौकत है, जो हमारे अज़मत रफ्ता की अलामत है, इसका मालिक किसको होना चाहिए, इस पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? हुकूमत हिंद का इस पर कंट्रोल होना चाहिए या फिर लाल किला को बनाने वालों की जो औलाद है, उनकी जो नस्लें हैं, उनका लाल किला पर कंट्रोल होना चाहिए? एक सवाल है जिसका आज आपको कमेंट में जवाब देना है। और ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच चुका है। पहले हाई कोर्ट में मामला पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला पहुंचा, वहां सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि लाल किला हुकूमत हिंद का ही हिस्सा होगा, हुकूमत की ही मिल्कियत होगी, किसी और की मिल्कियत लाल किला नहीं हो सकती। दरअसल सुल्ताना बेगम नाम के खातून हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर की और वहां अर्जी दाखिल करके सुल्ताना बेगम ने दावा किया कि वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बहू है, इसलिए लाल किला उनका होना चाहिए, क्योंकि लाल किला उनके आबा अजदाद ने, शाहजहां ने बनाया था। बहादुर शाह जफर उनकी नस्ल से थे, वो आखिरी बादशाह थे और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके जिला वतन कर दिया, उनके लाल किला को छीन लिया, कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने अपनी फौजी छावनी में लाल किला को तब्दील कर दिया और देश की आज़ादी के बाद भी बहादुर शाह जफर की औलाद को लाल किला नहीं दिया गया, इसलिए लाल किला पर उनका हक होनी चाहिए। लाल किला से जो आमदनी आती है, जो रेवेन्यू आता है, उस पर सुल्ताना बेगम का हक होना चाहिए। ये सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर करके दावा किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने इस पिटीशन पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुल्ताना बेगम से सवाल किया कि अगर आपकी दलील है कि आपके आबा अजदाद ने लाल किला की तामीर की थी और आप उनकी नस्ल से हैं, इसलिए आपका इस पर कंट्रोल होना चाहिए, तो फिर ताजमहल पर आपका दावा क्यों नहीं है? आगरा के लाल किला पर आपका दावा क्यों नहीं है? फतेहपुर सिकरी के किला पर आपका दावा क्यों नहीं है? इस तरह और भी बहुत सारी इमारतें हैं जो मुगलों की बनाई हुई है, उन सब पर आपका दावा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ लाल किला पर ही आपका दावा क्यों? और ये सवाल करते हुए चीफ जस्टिस ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा आइंदा इस पर सुनवाई नहीं होगी। लाल किला एक आलमी वर्सा है और हुकूमत हिंद की वो जायदाद है, इसलिए हुकूमत हिंद की ही वो जायदाद रहेगी, किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी लाल किला नहीं हो सकती है। लाल किला की तारीख क्या है आगे वो मैं आपको बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सुल्ताना बेगम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दो मरतबा दिल्ली हाई कोर्ट में सुल्ताना बेगम ने पिटीशन फाइल किया था, लेकिन दोनों मरतबा उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया। पहली मरतबा 2021 में सुल्ताना बेगम ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था और पिटीशन सिग्नल जज के पास उन्होंने फाइल किया था, जिसको जज ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि मामला बहुत पुराना हो चुका है, 150 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। आपका दावा यह है कि 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों ने लाल किला पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर को वहां से निकालकर गिरफ्तार कर लिया, जिला वतन कर दिया और फिर अंग्रेजों का कब्जा रहा। मुल्क की आजादी के बाद भी हुकूमत का यह हिस्सा बन गया और आपको इसका हक नहीं दिया गया। तो इतने लंबे अरसे तक आप कहां थी? जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उसी वक्त दावा करना चाहिए था। अब इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। इसके 90 दिनों के बाद यानी तकरीबन 2.5 साल के बाद दोबारा सुल्ताना बेगम ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के यहां पिटीशन फाइल किया, वहां इस मामले को उठाया, लेकिन डिवीजन बेंच ने यह कहकर इस मामले को खारिज कर दिया कि 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इतनी ताखिर के बाद इस पिटीशन पर सुनवाई नहीं होगी, तो दिल्ली हाई कोर्ट से दोबारा पिटीशन खारिज हो गई। अब सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस पिटीशन को खारिज कर दिया। अब ये जान लेते हैं कि क्या लाल किला वाहिद एक ऐसी तारीखी इमारत है जिसका हक, जिसका रेवेन्यू, जिसकी आमदनी या जिसकी जो मिल्कियत है खानदान के पास नहीं है बल्कि हुकूमत के पास है, या जितनी इस तरह की इमारतें हैं, जितने किले हैं, वो सब हुकूमत की ही मिल्कियत में है और ख़ानदान के पास उसका कंट्रोल नहीं है, ख़ानदान को उसका रेवेन्यू नहीं जाता है? क्या कुछ है? क्योंकि आज़ादी से पहले इंडिया बहुत सारी रियासतों में तब्दील था, अलग अलग राजे थे, अलग अलग नवाब थे, उन सब का अपना किला था, उन सब की अपनी इमारतें थी और उनमें से बहुत सारे किले, बहुत सारी तारीख़ी इमारतें आज भी मौजूद है। तो क्या जिस तरह लाल किला हुकूमत की मिल्कियत है और मुगलिया सल्तनत के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वालों का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनको उसका रेवेन्यू नहीं मिल पाता है, उसी तरह जो दूसरे राजाओं की तारीख़ी इमारतें हैं, उनके जो किले हैं, क्या उसका रेवेन्यू भी सरकार को जाता है, उनके ख़ानदान को नहीं जाता है, उनके ख़ानदान को जाता है? ये इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊँगा, लेकिन उससे पहले लाल किला की थोड़ी सी तारीख़ जान लीजिए। लाल किला अज़मत रफ्ता की अलामत है। हर साल 15 अगस्त को वहाँ
جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور ہندوستان کی آزادی کا ترانہ گایا جاتا ہے، ہندوستان کی آزادی کو فخریہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لال قلعہ کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں ہوئی تھی۔ شاہ جہاں کے زمانے تک جو مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت جو راجدھانی وہ آگرہ تھا، اور آگرہ جو راجدھانی ہے اس کو شاہ جہاں نے دلی منتقل کرنے کا جب فیصلہ کیا تو انہوں نے دلی میں ایک نیا شہر بسایا جس کو شاہ جہان آباد کہا جاتا ہے۔ شاہ جہان آباد پرانی دلی اور چاندنی چوک کا پورا ایریا ہے۔ تو جب نیا شہر بسا تو یہاں ایک نیا قلعہ بنا جس کو لال قلعہ کہا جاتا ہے۔ 1638 میں لال قلعہ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 1648 میں لال قلعہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ لال قلعہ کو لال قلعہ یا ریڈ فورٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ سب کے سب لال ہیں، اور لال قلعہ کے جو آرکیٹیکٹ ہیں اس کے جو معمار ہیں وہ ہے احمد لاہوری، اور انہوں نے ہی تاج محل کی بھی بنیاد رکھی تھی، اپنے وقت کے یہ ماہر تھے۔ لال قلعہ کے اندر کیا کیا تاریخی عمارتیں اسے بھی جان لیجئے۔ لال قلعہ کا جو مرکزی گیٹ ہے، جو اہم دروازہ ہے، اگر آپ لال قلعہ گھومنے جاتے ہوں گے تو جہاں سے لال قلعہ میں آپ داخل ہوتے ہیں اس کو لاہور گیٹ کہا جاتا ہے، وہ لال قلعہ کا مرکزی دروازہ ہے۔ اس کے بعد لال قلعہ کے اندر ایک دیوان عام ہے۔ دیوان عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ وہاں پر بیٹھتے تھے اور عوام سے، جنتا سے ملاقات کرتے تھے۔ جنتا دربار آج کے دور میں آپ دیوان عام کو کہہ سکتے ہیں۔ لال قلعہ میں ایک دیوان خاص ہے جہاں بادشاہ سلامت اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھتے تھے، خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہاں میٹنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد لال قلعہ میں ایک عمارت ہے جس کو رنگ محل کہا جاتا ہے۔ رنگ محل خواتین کے لیے مخصوص تھا، جو بادشاہ کے حرم کی خواتین ہوتی تھی وہ رنگ محل میں ہوتی تھی۔ لال قلعہ میں ایک موتی مسجد ہے اور یہ مسجد آج بھی موجود ہے اور یہ مسجد بند ہے۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور اس مسجد کی خاص علامت یہ ہے کہ یہاں گرمی میں گرمی نہیں لگتی اور سردی میں سردی نہیں لگتی، یعنی گرمی میں وہاں ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے اور سردی میں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے پتھروں سے بنائی گئی مسجد ہے۔ لال قلعہ میں ایک اور حمام ہے جو بادشاہ کا ذاتی غسل خانہ، پہلے کے دور میں آج کی طرح غسل خانے نہیں ہوتے تھے بلکہ پورا ایک غسل خانہ ہوتا تھا، تو بادشاہ کا ذاتی جو غسل خانہ تھا اس کو حمام کہا جاتا ہے۔ لال قلعہ میں ایک اور خاص چیز ہے اور جو آج تک موجود ہے وہ ہے نہر بہشت۔ مکمل شکل میں تو موجود نہیں ہے لیکن آپ لال قلعہ میں جائیں گے تو پانی کا بہتا ہوا چشمہ دکھے گا، نالا ملے گا، وہی نہر بہشت ہے جو دراصل بادشاہوں کے گھومنے کے لیے وہ پورا پانی سے بھرا ہوا ایک دریا کہہ لیجئے یا اس کو ایک نہر کہہ لیجئے جس کو نہر بہشت کہا جاتا ہے۔ تو یہ لال قلعہ کے خصوصی عمارتیں تھی، لال قلعہ کی اپنی خصوصیت تھی اور ہندوستان کی اہم عمارتوں میں ایک لال قلعہ کا شمار ہوتا ہے۔ جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہونے لگا اور انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو 1857 کی جنگ کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا تو لال قلعہ پر بھی انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے لال قلعہ پر اپنا جھنڈا لہرایا، اس کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا اور یہ ایک علامت کے طور پر سمجھا گیا کہ اب پورے انڈیا پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ لال قلعہ پر جھنڈا لہرانے کا مطلب یہ تھا۔ آزادی کے بعد یعنی 15 اگست 1947 کو جب دیش آزاد ہوا تو دیش کے اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اسی لال قلعہ کے مرکزی دروازے پر انڈیا کا جھنڈا لہرایا، انڈیا کی آزادی کا اعلان کیا اور اس وقت سے ایک روایت بن گئی ہر سال 15 اگست کو لال قلعہ کے مرکزی دروازے پر ترنگا لہرانے کی، انڈیپینڈنس کو، آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کی، جشن منانے کی۔ تو اس طرح لال قلعہ آزادی کی علامت بن گیا۔ لال قلعہ سے انڈیا کی حکومت کو کروڑوں کی ہر سال آمدنی ہوتی ہے، وہاں کا ٹکٹس بھی مہنگا ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ سیاح جن عمارتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس میں تاج محل کے بعد لال قلعہ کا ہی نمبر آتا ہے۔ اب ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ جس طرح لال قلعہ کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا کہ وہ حکومت کی پراپرٹی ہے، کسی انڈیویجول کی پراپرٹی نہیں ہو سکتی، بھلے ہی بادشاہ کے خاندان سے اس کا تعلق ہو، جس طرح تاج محل حکومت کی پراپرٹی ہے یا دوسری تاریخی عمارتیں پراپرٹی ہے، تو کیا تمام عمارتوں کا ایسا ہی معاملہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں، بہت سارے ایسے تاریخی قلعے ہیں جس پر ان کی نسل کا کنٹرول ہے، حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، اور اس کی ایک لسٹ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جودھ پور میں راٹھور خاندان تھا، تو راٹھور خاندان کی جودھ پور میں حکومت تھی اور ان کا جو قلعہ ہے اس پر ان کے خاندان کی حکومت ہے۔ جیسے مہران گڑھ قلعہ ہے، امید بھون پیلیس ہے، یہاں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس پر پورا کا پورا
जोधपुर के राठौर ख़ानदान का कंट्रोल है और हुकूमत को टैक्स का पैसा जाता है, डायरेक्ट ये हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं है। उमैद भवन प्लस तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहाँ महंगी महंगी शादियाँ होती है, ताज होटल है और करोड़ों में इसकी आमदनी होती है। इसी तरह का मामला जयपुर के कुशवाहा ख़ानदान का है। जयपुर में कुशवाहा ख़ानदान की हुकूमत थी और वहाँ उनका जयगढ़ किला है, संबर झील है या सिटी पैलेस है। अब इन सब की जो आमदनी होती है इस पर उनकी नस्ल का कंट्रोल है। हुकूमत के कब्ज़े में जयगढ़ किला नहीं है, संबर झील नहीं है, सिटी पैलेस नहीं है और 20,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ आमदनी होती है। इसी तरह उदयपुर में मेवाड़ ख़ानदान की हुकूमत थी। मेवाड़ ख़ानदान के पास भी लीग पैलेस है, फतेह प्रकाश पैलेस है और इन सब पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है बल्कि इनके ख़ानदान का कंट्रोल है, इनकी नस्ल का कंट्रोल है और यहाँ से भी लाखों रुपए की आमदनी होती है। चौथा मामला गायकवाड़ ख़ानदान का है। गायकवाड़ ख़ानदान की भी हुकूमत थी हरवा के एरिया में, जो वडोदरा का एरिया माना जाता है गुजरात में, और इनके पास लक्ष्मी विलास पैलेस है। यहाँ भी विजिटर्स बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ भी करोड़ों की आमदनी होती है और इन सब का जो पैसा है वो उसके मौजूदा सरबराह समरजीत सिंह गायकवाड़ को जाता है, हुकूमत को डायरेक्ट नहीं जाता। इसी तरह मैसूर में वडियार ख़ानदान की हुकूमत थी, उनका भी किला आज तक मौजूद है। मैसूर पैलेस बहुत मशहूर है, मैसूर में लंबा चौड़ा किला है, मैं भी वहाँ जा चुका हूँ। उसकी जो भी आमदनी होती है वो इस वक्त जो उस ख़ानदान का सरबराह है उसको उसकी आमदनी जाती है, हुकूमत को नहीं जाती है। द रॉयल सिल्क ऑफ मैसूर उसको चलाता है जो उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह पटियाला ख़ानदान है, पटियाला ख़ानदान की भी हुकूमत थी और उसकी जो जायदाद है बारदारी पैलेस, यहाँ भी लोग घूमने जाते हैं, इससे आमदनी आती है और इसकी भी जो आमदनी है पंजाब में इसका ख़ानदान मौजूद है तो उसको जाता है, हुकूमत को नहीं जाता। इसी तरह कोझिकोड जो कालीकट में है वहाँ जामवरीन ख़ानदान की हुकूमत थी और जामवरीन ख़ानदान के जो भी अफराद इस वक्त मौजूद हैं वो उसके ज़िम्मेदार है, उसके ट्रस्टी है और वहाँ की जो भी आमदनी होती है वो उस ख़ानदान को जाती है, हुकूमत को नहीं जाती। और इस तरह की और भी मिसालें मौजूद है। तो ये और इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद है जिससे वाज़ेह होता है कि इनके आबाओ अजदाद की हुकूमत थी और उनका जो छोड़ा हुआ किला है, उनकी जो जायदाद है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत की मिल्कियत नहीं है बल्कि उनके ख़ानदान की, उनके नस्ल की मिल्कियत है और आज भी उनके नस्ल के लोग इन किलों के सरबराह हैं, उसका पूरा रेवेन्यू उनके पास जाता है। लेकिन लाल किला और इस तरह की जो दूसरी इमारतें हैं, कह लीजिए मुसलमानों का जो कुछ भी बनाया हुआ है, वहाँ मुसलमानों की नस्ल का कंट्रोल नहीं है बल्कि सब का सब वो कौमी असासा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की दलील थी। मैंने दोनों तरफ की बातें आपको बताई है कि लाल किला का क्या मामला है, कुछ और ख़ानदानों के साथ क्या कुछ हो रहा है। अब आपकी क्या राय है? दोबारा से मेरा वही सवाल कि लाल किला का मालिक अब किसको होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। ये भी कंफर्म नहीं है कि सुल्ताना बेगम सच में बहादुर शाह ज़फ़र के पड़पोते की बहू है या नहीं है। इसको कैसे साबित किया जाएगा? बहादुर शाह ज़फ़र के औलाद इंडिया में बचे या नहीं बचे? क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र को जब अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार किया था तो उनके 4 बेटों को उसी वक्त अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया था। उनके बेटों का सर अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र की खिदमत में पेश किया था। कहा जाता है कि उनके 2 बेटे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वो दोनों बेटे कहाँ गए कुछ भी पता नहीं चल सका। कई मरतबा बीच बीच में इस तरह की खबरें आती है, कुछ लोग दावा करते हैं कि उनका जो ताल्लुक़ है बहादुर शाह ज़फ़र के ख़ानदान से है, लेकिन इस बात को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए।